गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। इलेक्शन का मामला हो और खुश उसलूबी से अंजाम पा जाए, ये दीवाने का ख्वाब ही लगता है। ताज़ा खबर ये है कि सिंध की तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान करदा हल्का बंदियों पर अब एतराज उठा दिया है और इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी का मुतालबा कर दिया है। उधर मरकज में इलेक्शन कमीशन को माली वसाइल तो जारी किए जा चुके। वजारत खजाना मजमूई तौर पर अब तक 27 अरब 40 करोड़ इलेक्शन कमीशन को जारी कर चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ इंतखाबात के लिए 2,77,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का भी सामना है। अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल में ये कितना बड़ा सेटबैक है, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। उधर तहरीक इंसाफ के पुरस्कार इंट्रा पार्टी इलेक्शन की गूंज भी सुनाई दे रही है, जिसको आज बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया। इसके अलावा अब तक की मोस्ट फेवरेट करार दी जाने वाली जमात मुस्लिम लीग नून ने जमीयत उलमा इस्लाम से इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया है, लेकिन शुनीद है कि टिकटों के मामले पर पार्टी के अहम रहनुमा गुत्तम गुत्था नजर आते हैं। हत्ता कि इख्तलाफ टेलीविजन की जीनत भी बन चुका है। इसके अलावा दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे कि डिस्कोस की ओवर बिलिंग साबित हो गई है। इंक्वायरी में इंकशाफ हुआ है कि मुल्क की तमाम बिजली की तकसीमकार कंपनियां सार्फिन को जायद बिल भेज रही हैं और मुल्तान, सखर, लाहौर, कोयटा इलेक्ट्रिक पावर कंपनीज ने सबसे ज्यादा ओवर बिलिंग की है। इसके अलावा नेपरा ने तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला भी किया है, लेकिन ये खबरें भी आ रही हैं कि IMF ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए भी गैस 100% महंगी करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पर कितना बोझ पड़ेगा। और आखिर में बात करेंगे आज पेशावर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की। एक निजी स्कूल के करीब धमाके के नतीजे में 3 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हुए। चंद रोज कबल दासू में मुसाफिर बस को दहशतगर्दों की तरफ से निशाना बनाया गया। इंतखाबात के करीब आते ही अमन अमान की मखदूश सूरत हाल क्या इंडिकेट कर रही है और रियासत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, और गैर कानूनी पनाहगुज़ीनों को निकालने का मामला इससे कितना ताल्लुक रखता है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह पोजीशन के बाद एहतशाम से हल्का बंदियों के मामले को लेकर क्या इलेक्शन कमीशन का किरदार मुतनाज़े बनाया जा रहा है? देखिए सलमा, एक तो आप देखें 8 फरवरी के इंतखाबात के बारे में पहले ही आप देख लें, एक खासे दिन हो गए, एक चहमगोइयाँ, और जिस अंदाज से हम देख रहे हैं कि लोग बातें कर रहे हैं अभी तक कि जी इलेक्शन होंगे, लेट हो सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। उसके साथ साथ अब ये 2 नई चीज़ें शामिल हो गई थी जिसमें कहा जा रहा था कि जब तक के वजारत दाखिला और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जितने पर्सनल की, फ़ौजियों की, लोगों की ज़रूरत है वो नहीं देंगे, और इस तरह से इलेक्शन कमीशन जितने फ़ंड देने वो नहीं देगा तो इलेक्शन शायद ना हो सके। तो इस हवाले से भी कयास सारियाँ जारी थी। देखिए आज फौरी तौर पे आपने देखा फाइनेंस मिनिस्टर ने डॉक्टर साहब 17 अरब 40 करोड़ रुपया रिलीज़ कर दिया इलेक्शन कमीशन को। टोटल अब तक वो 27 अरब 40 करोड़ रुपया दे चुके हैं। ये तो टोटल 40 करोड़ रुपया उन्होंने बड़ी मुश्किल से वसूल किया इलेक्शन कमीशन। अच्छा, अब देखिए 2 चीज़ें इसमें जो सामने आ रही हैं। एक तो इलेक्शन को आपने देखा कि जिस तरीके से आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था जब 8 फरवरी की तारीख दी गई थी कि इसको कोई मुतनाज़ा न बनाए, इलेक्शन हर सूरत में होना चाहिए। अनवर रज़ा पैमरा को डायरेक्शन भी उन्होंने दी थी कि आप मेक श्योर करेंगे कि कोई टीवी, कोई अखबार इस हवाले से ना कोई कयास आराई नहीं करेंगे। इसके बावजूद सब कुछ चल रहा है। लेकिन असल मसला जो है ना, देखें अब सिक्योरिटी के हवाले से ये बात खुल के सामने आ जानी चाहिए। आपको याद होगा ये 3 साढ़े 3 साल महीने पहले की बात है कि एक वजारत दिफा की तरफ से एक चीज़ आई थी कि जी हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हम अफवाज पाकिस्तान जो है ना फ़ौजें नहीं दे सकते आपकी, इसलिए कि एक तरफ तो हम सिक्योरिटी देते हैं, इतनी मुश्किलात के दौरान हमारा ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों फ्रंट गर्म रहते हैं, हम आपको बंदे देते हैं अपने, और फिर आप बातें बनाते हैं, आप कहते हैं कि जी इलेक्शन फेयर नहीं हो रहा, आप मुदाखलत करते हैं, तो आप मैनेज करें अपने तौर पे। मुझे याद है डॉक्टर साहब फिर सारी सियासी जमातों ने बयानात आए थे कि नहीं नहीं फ़ौज ही कराएगी। उनको पता है आखिर जाके प्यो को बैठना और कोई हल नहीं है, ठीक है। तो वो इवेंचुअली उन्होंने फिर ये कर दिया। अब देखें जो मसला पेश आ रहा है, अब जो फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन रो रहा है वो कहता है जी टोटल हमें 5,91,106 एहलकार दरकार हैं, जिसमें से 3,28,000 दस्तयाब हैं, मगर 2,77,588 लोगों की अभी भी कमी है। अब ये डॉक्टर साहब पूरे मुल्क में आपने इलेक्शन कराने हैं, और इसके लिए कोई आसान काम नहीं है कि एक तो आपने सिक्योरिटी को इंश्योर करना है और दूसरा आपने ये भी इंश्योर करना है कि उनकी अपनी एक साख है कि भी कल इलेक्शन के बाद फिर आवाज़ें उठाई जाएंगी, कोई उंगलियां उठाएगा। हमारे यहाँ तो बड़ा आसान है, RTS बैठ गया, अपने जरदारी साहब ने कहा था 2013 के इलेक्शन ROs के इलेक्शन, इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है। आप भी अक्सर कहते हैं जी 11 इलेक्शन हुए हैं 71 के बाद, सारे मुतनाज़ा हैं। तो मेरा ख्याल है ये बड़े मुश्किल हालात ने इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत मुसीबत होगी। और ये जो आप बात कर रही हैं MQM की, मेरा ख्याल है कि MQM के तहफ़्फ़ुज़ात में बड़ा वजन है। वो जो प्रिंसिपल ऑफ डिलिमिटेशन है ना, उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। वो कहते हैं कि 2
करोड़ 40 लाख की आबादी है तकरीबन, 1.25 करोड़ लोग जो रजिस्टर करके उनको आपने डिलिमिटेशन किए उनकी हदबंदियां, उसमें भी वो कहते हैं डंडी मारी गई वतन अपना मुबैना तौर पर। वो कैसे कहते हैं? वो कहते हैं कि जी जो हमारे हल्के जीतने वाले हैं उनको काट के किसी और तरफ कर दिया गया, और ये इल्ज़ाम देते हैं पीपल्स पार्टी सिंध को। और वो तो यहाँ तक इल्ज़ाम देते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध इलेक्शन कमीशन को माल खिला दिया है, बिल्कुल ठीक है, माल खिला दिया, और वो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन ना ये मैं अगले दिन सुन रहा था, अली मोहम्मद खान साहब कह रहे थे पीटीआई के कि जी मेरा जो हल्का है, उनका जो मर्दान का इलाका, वो कहते हैं जी मेरे हल्के में मेरा वोट ही नहीं है, मेरे हल्के के वोट काट के कहीं और कर दिए गए हैं। तो मेरा ख्याल है ये इलेक्शन कमीशन को ये तसल्ली देनी होगी, ये रेक्टिफाई करना होगा इन चीज़ों को, और फौज जो जिस अंदाज से मेरा ख्याल है डेफिनेटली रेस्क्यू करेगी, जैसे हर मसले में रेस्क्यू करती है, वो लोग देंगे अपने, ताकि इलेक्शन हो सके। फेयर फ्री इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, उसमें कितने कामयाब होते हैं ये एक सवाल। ये फेयर फ्री इलेक्शन पे भी बात करेंगे एहतशाम साहब। और ये जो हल्का बंदियों का मामला है, ये तो सिंध का जितने भी शहरी इलाके हैं वहाँ पे सेंसस से ही मसाइल रहे हैं, और फिर जब हल्का बंदियों पे बात आती है तो मसाइल बढ़ जाते हैं इधर उधर आबादी का तनासब होने की वजह से। लेकिन डॉक्टर साहब जो पार्टी के अंदर इलेक्शन हुआ है पीटीआई के अंदर, जिसपे इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो फिर मुतनाज़ हो गया है, तो इस वक्त क्या बल्ला सिक्योर है? बल्ले का क्या स्टेटस है? सलमा, आपका जो पसंदीदा इलेक्शन का सिंबल है वो खतरे में पड़ गया, अच्छा। दोबारा से नहीं। देखिए आज ये जो खबर है कि अकबर एस बाबर साहब जो उनके बानी मेंबरान में से हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में पिटीशन फाइल कर दी है, और जो सवालात उन्होंने उठाए हैं बड़े इंटरेस्टिंग। देखिए वो ये कहते हैं कि हमें दिखा दें कि कोई वोटर लिस्ट है, मतलब आप इलेक्शन करवाने चले हैं, अब देखिए हम जो नेशनल इलेक्शन हो रहे हैं कितने महीनों से वोटर लिस्ट तैयार हो रही है, डिलिमिटेशंस हो रही हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे दिखा दें कि कोई वोटर लिस्ट है जो इस इलेक्शन के लिए बनाई गई हो। दूसरा वो ये कहते हैं कि कोई कैंडिडेट्स की लिस्ट है, मुझे दिखा दें। वो उनका कहना ये है कि मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट खुद से गया था और मैंने नॉमिनेशन पेपर्स मांगे थे, मैं हिस्सा लेना चाहता था। अब वो जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसमें हर पार्टी मेंबर को ये हक है, आप इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। तो ये कहते ये हैं कि इसको कलअदम करार दिया जाए। और अनवर साहब, मेरा ये ख्याल है कि 2-3 और पिटीशन भी आई हैं जो तीनों पीटीआई के मेंबरान की तरफ से आई। एक खातून भी है शायद उनमें से, उनकी वुमेन विंग की या लेबर विंग की जो प्रेसिडेंट है, वो छोड़ गई थी, उन्होंने अपनी पार्टी है शायद, या लेबर विंग की जो हेड हैं, उन्होंने भी पिटीशन दी है। और उनके भी मामला यही हैं कि जी वोटर लिस्ट दिखाएं, जो आपका इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, कोई नॉमिनेशन बता दें, कोई नॉमिनेशन पेपर्स हों वो बता दें। कोई एक साहब कह रहे हैं कि जी 1 बजे का टाइम था कि इलेक्शन होना है, और 1:30 बजे पूरे पाकिस्तान में जितने लोग जीते थे सबके नाम आ गए। अब देखिए एहतशाम साहब, रेफरेंडम हो गया, होता तो उसको भी देर लगी थी, ये सिलेक्शन होगी ना, पहले से तय किया हुआ था। अब होता तो ऐसे ही, बाकी पार्टीज में भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये मामला मिलता जुलता होता है। और अगर ये इतराज़ात आएंगे लाइटर नोट, मैं जब हमने कवर किया ना ज़ियाउल हक का ये रेफरेंडम, पिंडी के जितने पोलिंग स्टेशन में गए कोई बंदा नहीं होता था। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जहां गए कहते थे वोट पोल करके लोग चले गए। ये देखे डब्बे भरे हुए सारे के साथ। सदाम हुसैन आप देख लें, वो 98% वोट लिया करता था, बेशक लोग हों या ना हों। अब होता तो बाकी पार्टीज में भी ऐसे ही है, लेकिन जो प्रोसीजर मैं समझ पाया हूं कि आप अपना पार्टी का आइन बनाते हैं, उस आइन में आप लिखते हैं कि आप अपना इंटर पार्टी इलेक्शन कैसे करवाएंगे। वो आइन ईसीपी के पास जाता है, ईसीपी उसको अप्रूव करता है। यहां पे प्रॉब्लम ये आ गया है कि जो आइन इन्होंने ईसीपी को दिया था, जिसके तहत इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने थे, उसको भी फॉलो नहीं किया गया। लेकिन तो यहाँ पे इन्होंने अपने लिए मसाइल खड़े कर दिए। देखिए सलमा, इसमें जो वीक पॉइंट बनता है ना इलेक्शन कमीशन का, अगर इलेक्शन कमीशन को इसको टेकअप कर लेता है तो वो चैलेंज हो जाएगा। क्योंकि हामिद खान साहब, वो मैं सुनना था, किसी ने कहा कि उनके कजन है इमरान खान साहब के, उन्होंने कहा कि यार ये इतराज हो नहीं सकता क्योंकि सारी सियासी जमातों के अनवर रजा वो कहते हैं ऐसे ही इलेक्शन होते हैं। मैं ये फर्क बता रहा हूँ, लेकिन जब ये फर्क बता रहा हूँ, देखिए बाकी पार्टीज ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो जमा करवाया हुआ ईसीपी के पास कि हम इस तरह इलेक्शन करवाएंगे, और वो ईसीपी ने अप्रूव किया हुआ है। और इन्होंने यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, जिसके तहत इन्होंने इलेक्शन करवाना था, उसको फॉलो नहीं किया, उसको फॉलो नहीं किया। अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस में जैसे एतराजात आएंगे तो ये 20 दिन का वक्त गुजर जाएगा तो बल्ला खतरे में पड़ गया। इन शॉर्ट ये कहानी है। लेकिन अनवर साहब, ये तो एक पार्टी के अंदरूनी मामलात की बात हो गई, पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है, ये वाजे हो गया, और ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी ऐसे मामलात हैं। अब आ जाते हैं उन इलेक्शंस की तरफ जो फ्री एंड फेयर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी एक बहुत
बड़ा चैलेंज है हमारे बहुत सारे इलाकों में। उस दिन भी आपने गालिबन कहा था कि जब तक सिक्योरिटी प्रोवाइड ना की जाए मुमकिन ही नहीं है इलेक्शन, दहशतगर्दी के खतरात है, अमन अमान की सूरत हाल पेश आती है, तो ये 2,70,000 का जो गैप है कहाँ से पूरा होगा? आप फौज से मदद भी मांगते हैं, फिर जब वो मदद को आते हैं फिर आप कहते हैं ओहो अब तो धांधली हो गई, अब तो काम खराब वो हो भी गया। ज़हन में रखें जो आज फजल रहमान साहब ने कहा है कि जी 2 सूबे में बदअमनी है, वहाँ इलेक्शन नहीं हो सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हम इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन ये है कि बदअमनी दूर करें पहले। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है पार्टी इलेक्शन के हवाले से आपने जो आपकी पार्टी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो आइन है उसके तहत आपने करने होते हैं, जो तमाम पार्टीज में होता है आपके सामने। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन मुश्किलात का शिकार है, ये उन्हीं मुश्किलात की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब देखिए डेफिनेटली ये इलेक्शन कमीशन जो पिटिशंस फाइल की गई है उनको टेकअप करेगा, और मुझे ये लगता है कि हालात और वाक़यात को देख कर के बल्ले का जो निशान है वो मुमकिन है इनके पास ना रहे। तो लेकिन कोशिश पहला उम्मीदवार में से कौन होगा इसको टेक ओवर करने के लिए? अकबर एस बाबर है, फिर उन्होंने खटक साहब ने कहा है कि बल्कि आईपीपी ने भी कहा है कि अच्छा वो भी बल्ले का निशान वो गालिबन बल्ले का नहीं चाह रहे खटक साहब ने, और उन्होंने अकबर एस बाबर ने कहा है कि क्यों सारी मुश्किलात हैं। आपको पता है कि इस मुल्क में इस तरह होता है कि जब आप मुश्किल का शिकार होते हैं तो फिर इस तरह के मसाइल जो है ना उनका आपको सामना करना पड़ता है। दूसरी बात आपको याद होगा, हमने ये भी कहा था, चूंकि आपने ये सवाल भी किया कि मौलाना फजल रहमान मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून के साथ मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करेंगे। आज उन्होंने इत्तेहाद का ऐलान करा, अगर आपको याद हो। तो ये जो चीजें हैं ये इलेक्शन की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। तीसरी बात आपने कहा, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। बिल्कुल आपको सिक्योरिटी चाहिए और आपको फंड्स चाहिए। फंड्स आपको मिल रहे हैं, 27 करोड़ से मिल गया आपको फंड्स, 27 करोड़ 40 लाख 27 अरब 40 करोड़ फंड्स आपको मिल गए। अब आ गई आपकी सिक्योरिटी की बात। देखिए और आपको ये भी हो गया, मौलाना फजल रहमान साहब ने ये भी वाजे कर दिया कि हालात हैं लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इंतखाबात ना हो। देखिए ये मुमकिन नहीं है कि केपी के और बलूचिस्तान में इंतखाबात ना हो। बलूचिस्तान की जो सूरत है वो पहले भी इस तरह थी, अब भी इसी तरह ही है, सिर्फ वो रिपोर्ट नहीं होती और हमें शायद इसलिए पता नहीं चलता। केपी के में कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन हालात उसके हमने पहले भी कहा कि ख़राब हैं। लेकिन इस बुनियाद पर इंतखाबात इसलिए मुलतवी नहीं हो सकते कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद हुई थी तो 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए इंतखाबात मुलतवी हुए थे, लेकिन वो बहुत बड़ा इंसिडेंट था। वो देखना उनके असैसिनेशन हुई थी एक लीडर की, इसलिए हुए थे, वो जस्टिफाई किया जा सकता था। उसके बाद अगर आप बात करें सिक्योरिटी को लेकर, हम 27 दिसंबर 2007 जी देखिए अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो उस पर ज़रा गौर कीजिए। सिक्योरिटी के लिए आपको वो पोलिंग स्टेशन जो इंतहाई सेंसिटिव है, वहाँ पर आपको फौज को डिप्लॉय करना पड़ता है, रेंजेस को लाना पड़ता है। अदरवाइज आप देखिए, आप जो साफ शफाफ इंतखाबात की बात करती हैं वो मुमकिन नहीं है, लिहाजा आपको ये फौज तो चाहिए। जिस वक्त की आप बात कर रही हैं उस वक्त फौज ने इसलिए इनकार किया था, सैलाब आया हुआ था, आपकी बॉर्डर वेस्टर्न बॉर्डर पर आपकी डिप्लॉयमेंट थी, इसलिए उन्होंने फौज नहीं दी। रिटर्न लिखा था उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कि इस वक्त मुमकिन नहीं है। इस वक्त उनके इनकार की बात नहीं कर रहे, इस वक्त तो बात ये है कि आप मदद मांगते भी हैं, फिर आप उन्हीं को सामने रख के इलेक्शन को मुतनाज़िर। देखिए हमारे यहाँ ना बड़ा तजाद है हमारे कोलो फेल में, पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ कि ये मदद लेने भी उनसे जाते हैं। मैंने आपको याद है एक बात की थी कि अवाम का सर जमहूरियत जो है ना, वो ताकत जो है ना अवाम है, अवाम ताकत का सर चश्मा है, ये बात बड़ी आम है और जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं। लेकिन इंजेक्शन कहीं और से ताकत का लगवाते हैं और बहाना अवाम का बना देते हैं। तो यही बात है कि अब आप देखिए अवाम तो सिर्फ एक बहाना है, अवाम बेचारे तो पिसे हुए हैं, वो सिर्फ वोट देते हैं, उनको सिर्फ ये उनका सही यही हक है कि वो वोट दें और ये जब मुंतखब हों तो ये जो चाहे वो करें। देखिए और आपको इंतखाबात करवाने के लिए आपको लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को मेंटेन यानी ये तय हो गया हर सूरत हमें फौज और रेंजर्स की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है जुल्फिकार साहब, ये मामला जाहिर सी बात है, अमन अमान की सूरत हाल को सामने रखते हुए फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए हमें फौज की जरूरत है। ऐसी सूरत में मौजूदा हालात को, डायनामिक्स को देखते हुए कैसे इस इलेक्शन को मुतनाज़ा होने से बचाया जा सकता है कि बाकी सियासी जमातें एतराजात न उठाएं या एक बार फिर से फौज पे इल्जाम तराशी न शुरू कर दें? देखिए 2018 का इलेक्शन था और जब नताइज आए तो उसके बाद जो पार्टियां हारी थी वो भी रो रही थी, जो जीती थी वो भी इतराज कर रही थी और सारी की सारी पार्टियां धांधली का इल्जाम लगा रही थी। तो मुझे 2024 का जो इलेक्शन है उसमें भी कोई ऐसे ही नक्शा सामने आ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बहुत सारे लोगों के तहफ़्ज़ात हैं, इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत सारे तहफ़्ज़ात हैं। अब तो करप्शन का सीधा इल्जाम आ गया। MKM ने कहा कि जी हल्का बंदियां ठीक नहीं हुई, और भी कुछ पार्टीज इस पे कह रही हैं, कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं।
اور اس حوالے سے 15 کے لگ بھگ درخواستیں الیکشن کمیشن میں چلی گئی، 9 الیکشن کمیشن میں درخواستیں پی ٹی آئی کے حوالے سے چلی گئی، کوبلے کے حوالے سے چلی گئی۔ اپنا اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی پہ اعتراض کر رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے وہ لوگ الگ سے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ الیکشن کمیشن میں یہ روٹین میں ایک پریکٹس ہر الیکشن سے پہلے چلتی ہے، لیکن اس دفعہ چونکہ چیزیں زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہیں اور زیادہ ٹاپ لیول پہ چیزیں جا رہی ہیں اور الیکشن کمیشن بھی بہت زیادہ اس پہ متحرک ہے، تو چیزیں نوٹ زیادہ ہو رہی ہیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایک ہی مقصد ہے اس الیکشن کے نتیجے میں کہ سٹیبلٹی آئے، معیشت بہتر ہو، اور آج کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کے جو الیکشن کو پروڈکٹ کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ الیکشن غیر متنازع ہوں گے اور یہ بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو گئے۔ اور آج اگر یہ چیز نظر آ رہی ہے تو الیکشن کے بعد اس کا اسی طرح کی پرسیپشن ہوگی، اسی طرح کا امپریشن ہوگا۔ اس کے بعد یہ سٹیبلٹی الیکشن لا سکیں گے یا نہیں لا سکیں گے، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ پری ڈیسائیڈڈ ہے کہ غیر ایم کیو ایم کا جو اعتراض ہے وہ آگے چل کے کورٹ کے اندر جا رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور یہ حلقہ بندیوں پہ اعتراضات کو اگر لمبا الیکشن کمیشن نے کھینچنا شروع کر دیا تو بے شک آپ فنڈز بھی دے دیں، بے شک آپ سیکیورٹی بھی دے دیں، بے شک باقی چیزیں بھی دے دیں، آپ جب تک ان اعتراضات کو ایڈریس نہیں کرتے، وہ ساری پروسیڈنگ کمپلیٹ نہیں کرتے، الیکشن ظاہر نہیں ہو سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ پری ڈیسائیڈڈ ہے کہ الیکشن کو غیر متنازع نہیں بنایا جا سکتا۔ صاحب کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو۔ اچھا، آپ بھی ان کا ساتھ دینے کے ذوالفقار صاحب کیا آپ میری چاہتے ہیں؟ شدید ترین خواہش ہے الیکشن ہوں، اور جو شام بھائی سے کمٹمنٹ ہوئی ہیں کچھ دوستوں کی وہ پوری ہوں، اور یہ آنے والی کیبنٹ میں منسٹر بنے۔ میرا بھی آپ کا بات خواہش ہے کہ پکڑ لیں آپ۔ الیکشن ہوں۔ اچھا چلیں اب اسی معاملے کو لے لیتے ہیں ذرا۔ احتشام صاحب، حلقہ بندیوں پہ اعتراض آ رہا ہے، ایم کیو ایم اعتراض کر رہی ہے، جی ڈی اے کر رہی ہے، مسلم لیگ نون، جے یو آئی، پیپلز پارٹی اعتراض نہیں کر رہی، کیوں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی اس لیے اعتراض نہیں کر رہی کہ پیپلز پارٹی کا بڑی حد تک جو ایک مسئلہ تھا وہ حل کر دیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بڑی زبردست طریقے سے زرداری صاحب نے ایکسرسائز کی تھی 4-5 مہینے سے پہلے، اور انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو پرائم منسٹر بنانے کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا وہ 2-3 دفعہ لاہور گئے، جنوبی پنجاب گئے، ابھی بھی آپ دیکھ لیں جہاں کل گئے ہیں، پرسوں گئے ہیں، سندھ میں مختلف جگہوں پہ الیکٹیبل شامل ہو رہے ہیں۔ لیکن صدمہ ان کا مسئلہ ہے کہ جتنی تعداد ان کو اس وقت چاہیے تھی وہ سندھ سے باہر ان کو اگر ووٹ ملیں تب بات بنتی ہے، ادروائز نہیں بات بنتی۔ لہٰذا ان کو جو تحفظات تھے، جو بھی آپ نے گڈ کاپ بیڈ کاپ دیکھا نا، جو باتیں سن رہے تھے، جو ہمیشہ کہا جاتا ہے نواز شریف زرداری صاحب کا، ان کے بارے میں یہی تھا کہ جی صاحبزادے جو ہے نا وہ تابڑ توڑ حملے کریں گے اور میں تو مفاہمت کی طرف جاؤں گا۔ وہ بنیادی طور پہ یہی تھا کہ جب آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب گئے کراچی، اور آپ نے دیکھا جس طریقے سے جا کے انہوں نے ایم کیو ایم سے معاہدہ کیا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی پیپلز پارٹی کے صفوں میں۔ بلاول بھٹو نے تو کہا تھا کہ بھی آپ لاہور میں فوکس کریں، کیوں ادھر آ گئے؟ تو ان کو شاید یہ زرداری صاحب کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس دفعہ 15 سال سے حکومت کر رہے ہیں سندھ سے، وہ بھی گیا۔ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اصل جو پاور پلیئرز ہیں اس پالیٹکس کے، انہوں نے ان کو بتا دیا کہ نہیں بھائی یہ اس حد تک آپ فکر نہ کریں، سندھ ایک دفعہ آپ کو ضرور ملے گا، لیکن آپ یہ بھول جائیں کہ یہ باقی جگہوں پہ بھی آپ آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ سلمہ کہ جتنی تباتر کی بات آ رہی، سیاست نام ہی اقتدار حاصل کرنے کا۔ اگر کوئی کہے کہ جی میں اقتدار کے لیے سیاست نہیں کر رہا، پالیٹکس نہیں کر رہا، تو وہ جھوٹ بولے گا۔ تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جس انداز سے چیزیں شیپ اپ ہو رہی ہیں، پی ایم ایل این کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے اس کا۔ اب دیکھ لیں، باوجود اس بات کے کہ سخت ترین قسم کے بیانات بلاول بھٹو نے دیے، ادھر سے ریاکشن پی ایم ایل این کی طرف سے نہیں آیا۔ ان کو یہی بتایا گیا کہ جی آپ اپنا کام کریں، نیمے نیمے کو چلتے رہیں، آپ کی گیم الٹیمیٹلی بن جائے گی۔ آئندہ 2 مہینے میں سے بہت امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب، آئندہ 2 ماہ میں کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے سلمہ، آج 5 تاریخ ہو گئی، ہاں جی، اور 8 فروری تو 65 دن گنے ہیں میں۔ یہ 65 دن کی پارٹی شروع ہو رہی ہے۔ ایک تو عدالتی ٹائم لائن ہے، اور دوسری طرف معاشی ٹائم لائن ہے، دونوں کی بات کریں۔ دیکھیں، عدالتی ٹائم لائن میں دسمبر کی 7 تاریخ کو العزیزیہ کا کیس آ رہا ہے، کسی کے لیے تو بڑی اچھی خبر آئے گی اس کے اندر سے۔ اس کے 5 دن کے بعد پھر ایک کسی کے لیے بہت بری خبر آنے والی، دسمبر کی 12 تاریخ کو وہ جرم عائد ہوگا، اور اس کے درمیان ہی کہیں الیکشن کمیشن نے یہ جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں اس کی بھی کوئی نہ کوئی خبر آئے گی، اور پھر الیکشن اسکیڈول آ جائے گا سامنے۔ تو الیکشن کا جو ہے وہ تو ٹائم ٹیبل جو ہے وہ کلیئر ہے۔ جو معاشی ٹائم ٹیبل ہے، جو پرابلمز ہیں اصل اس ملک کے، جو 24 کروڑ کے پرابلم ہے، اس کے اوپر کوئی ٹائم ٹیبل نہیں
किसी सियासी जमात ने ये नहीं बताया कि आज 2,500 अरब का आज हमें पता चला कि जो आपका सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट बिजली की पेमेंट होनी है 1 साल के अंदर, वो कहाँ से होनी है, वो किसने करनी है, बिजली के रेट क्या होंगे। अभी पता चला, जिसकी हम बात करेंगे, कोई 675 अरब की बिजली जो है वो झूठे बिल दे दिए गए हैं। वो पंजाब में 100 बिलियन इन्फ्लेटेड बिल है। बिजली में इजाफा भी कर दिया गया डॉक्टर साहब आज, गैस में भी इजाफा हो रहा है। 550% पहले इजाफा वो जो हो आप चुका है पैसों गैस की में। बात कर रहे हैं वो हमसे निकाले जाएंगे। 34% बिजली में इजाफा हो चुका है। हमसे निकाले जाएंगे और कहाँ से 1.5 अरब डॉलर की सालाना बिजली गैस चोरी हो जाती है, उसके ऊपर किसी का कोई प्लान नहीं है। अगर आपने 8 से 9,000 अरब का बजट का खसारा करना है, किसी ने कोई प्लान नहीं दिया है। तो जो असल जो प्रॉब्लम्स हैं 24 करोड़ आवाम के, आपके मेरे, उसके ऊपर किसी सियासी जमात का कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। अनवर साहब, क्या ये अवाम के साथ ज्यादती नहीं है कि एक इलेक्शन अनाउंस होने जा रहा है, ये डिसाइडेड है कि कौन सी जमात हुकूमत बनाने वाली है, बाकी जमातों का शेयर क्या होगा, लेकिन वो भी जानते हैं कि अवाम इस वक्त बेबस है, वो कुछ ऑफर नहीं कर रहे हैं अवाम को, किसी के पास कोई मंशूर नहीं है, किसी के पास अवामी मसाइल का हल नहीं है, कोई नहीं बता रहा कि आपकी दवाइयां इतनी महंगी हो चुकी हैं कैसे सस्ती होंगी, कोई नहीं बता रहा कि आपकी बिजली की कीमतें कहाँ पहुंच गई, ये जो अशिया जरूरी है, रोजमर्रा जरूरत की चीजें, उनकी कीमतें आसमान पे पहुंच चुकी हैं, लोगों की बाइंग पावर खत्म हो गया, अब लिटरली लोग सड़कों पे आ चुके हैं। सलमान, देखिए इसके मल्टीपल रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि ये पॉलिटिशियंस भी लोग और ये खुद बिजली चोरी और गैस चोरी करते हैं, ये कैसे उस पर कंट्रोल करेंगे। जब आप खुद इक़्तिदार में बैठे हैं और ये सारे काम कर रहे हैं, आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। दूसरी बात कि जब आप भीख मांगकर, ताकत के इंजेक्शंस लगवाकर इक़्तिदार में आते हैं, हुकूमत लेते हैं, तो बड़े आप बेबस होते हैं, सारे काम आप खुद नहीं कर सकते। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि माशी सूरत हाल इसलिए कोई इस पे इसके बारे में कोई मंशूर नहीं है और कोई नहीं बता रहा, किसी को कुछ पता ही नहीं कि उनका माशी प्लान है क्या। हमने गवर्नमेंट में आना है तो हमने कैसे करना है, हमने ये कर्जों के जो सूद की किस्त है वो कैसे अदा करनी है, हमने जो बिजली के पैसे हैं वो कैसे पे करने हैं। अब ये होगा क्या, गैस और बिजली के पैसे आप लोगों से निकाले जाएंगे, आपका खून चूसा जाएगा, आवाम का खून चूसा जाएगा। और दूसरी बात, जब इक़्तिदार में आएंगे तो बिल्कुल यही कहेंगे कि हालात बहुत खराब हैं, हम हालात को बेहतर करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसी में 2-2.5 बरस गुजर जाएंगे और इसी 2-2.5 बरस में अल्लाह ताला खैर करे, अगर नवाज शरीफ के दिमाग में कोई खन्नास ना आया तो फिर हुकूमत चलती रहेगी, वरना फिर नया कोई पंडारा बॉक्स खुलेगा और फिर हालात किसी और डगर की तरफ चल जाएंगे। मुझे तो ये भी डर लगा रहता है। उसकी वजह यह है कि मुझे बताए ना, हम कितने पिस्ते चले जाएंगे, बिजली के बिल पे नहीं कर पा रहे, गैस के बिल पे कर नहीं पा रहे, फिर रोजमर्रा अशिया जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। देख रहे, जो आप ग्रोसरी 20,000 रुपए में खरीदते थे, अब वो 50,000 रुपए की हो गई है। मुझे ये बताएं, आम आदमी के घर अगर 2 बल्ब और 1 पंखा चल रहा है, अब तो पंखा भी नहीं चल रहा, उसका बिल 4-5 हजार से कम नहीं आ रहा। गैस के बिल जो है वो, उसकी जो बिल है उसकी कीमतें जो है वो गैस की आसमान से बातें करिए। मुझे बताइए कॉमन मैन किधर जाए। उसकी एक होप है, वो क्या है कि अगर इंतखाबात हो गए, इंतखाबात के नतीजे में जो गवर्नमेंट आएगी वो हमें रिलीफ देगी। ये एक आम आदमी की होप है। अल्लाह करे ये इस होप को, जो उम्मीद है उसको, उस पर पूरा उतरे। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये फिर हालात के बहाने बनाएंगे, फिर ये बताएंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी माशी सूरत हाल बड़ी खराब है, हम मुल्क बचाने के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं। अवाम अल्लाह के फजल से जो अब है इस कंडीशन में, वो इसी कंडीशन में होगा। हुकूमत ने जो वादा किया था डॉक्टर साहब की ओवर चार्जिंग जहाँ की गई है, वो पैसे लोगों को दिए जाएंगे, किधर देंगे अपना। और सब पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि किसी 32 दिन का, 33 दिन का, 34 दिन के बिल भेजे गए इन लोगों को, 4-4 दिन के फालतू बिल भेजेंगे। अब देखें ना, अगर ये सलमा इंप्रेशन आए, परसेप्शन बने कि रियासत लूट रही है, तो फिर आप बताएं ना किधर जाएंगे। पावर के सेक्रेटरी उन्होंने कहा, पावर सेक्रेटरी ने जो कहा उस पर बात करेंगे अगले सेगमेंट में। लेकिन मैं जुल्फकार साहब को कमेंट इसी मामले पे ले लूं। जुल्फकार साहब, अभी तक किसी का कोई प्लान नहीं है, लेकिन सियासी जमातों को पता है कि उनका मुस्तकबिल क्या है, अवाम का मुस्तकबिल किसी को नहीं पता। अभी जो इत्तेहाद हुआ है आज, इंतखाबी इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून और JUI ने, कि आपके ख्याल में पंजाब की सियासत को देखते हुए मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये वाइस डिसीजन था कि मौलाना को अपने साथ मिला लें? देखिए, मौलाना ने बुरे वक्त में नवाज शरीफ साहब का साथ दिया है, और नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए थे, आपको याद होगा कि उस वक्त मौलाना साहब का जो लॉन्ग मार्च चला था, KP से चला था, तो मियां साहब जेल से सर्विस अस्पताल शिफ्ट हो गए थे। वो सिंध पहुंचा था तो वो उनके मेडिकल रिपोर्ट्स बनना शुरू हो गई थी। जब उनका मार्च लाहौर पहुंचा था तो वो वहां से निकल के जहाज में बैठ के रवाना हो चुके थे। सही। तो मौलाना साहब ने बुरे वक्त में बड़ा साथ दिया है, और मियां साहब अपने पुराने दोस्तों को भूलते नहीं हैं, उनको साथ रखते हैं और रखना भी चाहिए। तो लिहाजा उनके पास एक स्ट्रीट पावर है, मौलाना साहब के पास एक बड़ा मॉप है जो हमेशा ही
काम आया मियां साहब के, और मियां साहब उनको साथ रखना चाहते हैं एक एलाइज के तौर पे। पीडीएम का भी वो हिस्सा थे, और मैं समझता हूं कि इस तरह बाकी लोगों को भी वो रखना चाह रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी सिर्फ अलग इसलिए हुई है कि वो समझ रहे हैं कि पहले टू पार्टी सिस्टम था, पीपल्स पार्टी और नून लीग थी, वो आपस में लड़ते रहते थे, कुछ इसे तकसीम कर लेते थे, सीटें तकसीम हो जाती थी, एक अपोजिशन में चले जाते थे, एक इख्तिदार में चली जाती थी। फिर अचानक दोनों पार्टीज की एक स्पेस पैदा हुई, और स्पेस का जो उसको फिल किया इमरान खान है, पीटीआई ने। सही। अब वो समझ रहे हैं कि वो पैक हो गए हैं, अंदर चले गए हैं, खौफो हरास की कैफियत है, तो दोबारा से वो पुराना मॉडल उसको चलाया जाए टू पार्टी सिस्टम के तौर पे, और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में आ जाए और नून लीग इख्तिदार में आ जाए। गो के जरदारी साहब कह रहे हैं कि इख्तिदार हमारा ही है, तो वो उस डिजाइन पे चले गए। लेकिन बाकी मियां साहब सारे लोगों को साथ लेके चलना चाह रहे हैं। लेकिन असल बात जो मेरे नॉलेज में है कि इस मुल्क के अंदर आगे इलेक्शन में क्या होना है, इलेक्शन होना है, कब होना है, कैसे होना है या नहीं होना है, या जो भी होना है, वे सिर्फ एक दो लोगों को पता है। नहीं, एक दो लोगों को नहीं, जुल्फिकार साहब, ये बात है एहतिशाम साहब को भी पता है, डॉक्टर साहब को भी, अनवर साहब को भी, सबको पता है क्या होना है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो ये जो डिस्कोस वाला मामला इनका, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ये तो साबित हो गया कि डिस्कोस की तरफ से ओवर बिलिंग की गई, लोगों को ज्यादा बिल भेजे गए और वसूलियां भी की गई। अब तरीक़ाकार क्या होगा उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे अहम और बुनियादी सवाल है कि चोरी होने वाली बिजली जो होती है उसकी मालियत कितनी है एक्चुअली, डॉक्टर साहब? ये आज बताया उन्होंने शहबाज राना साहब की जो स्टोरी है। देखिए, जो हमारा बिजली का सेक्टर है या गैस का सेक्टर है, इसमें 3 किस्म की आबादियां बसती हैं। इसमें बड़े मगरमच्छ हैं, इसमें छोटे मगरमच्छ हैं, और फिर आपके मेरे जैसे ईमानदार मछलियां हैं। बाकी मगरमच्छ खाने लगे हुए हैं और आपको और मुझे खाया जा रहा है। इन्होंने बताया ये है कि 675 अरब के झूठे बिल भेजे गए। अच्छा। अब आप सोचिए कि 3 करोड़ के करीब बिजली के कनेक्शन है पूरे मुल्क में। इसका मतलब औसतन आपने, मैंने, सबने कोई 23,000 रुपया झूठे बिलों की मद में दिया। अच्छा। सिर्फ 23,000 रुपया फीकस, जिसके पास भी घर में बिजली का हमने पे किया है। अभी कुछ माह पहले आपको याद है कि वो बिजली की चोरी के हवाले से फिगर्स आई थी कि 520 अरब रुपए की बिजली चोरी होती। तो ये मिलती जुलती फिगर्स हैं। अब जो बिजली चोरी कर ली उसमें तो बड़े मगरमच्छ और छोटे मगरमच्छों ने मिलकर बिजली चोरी कर ली। कुछ इनके अपने मुलाजमीन हैं और कुछ दूसरी तरफ कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं। और छोटी मछलियां जो हैं, जो भी ईमानदार होगा इस पूरे सिस्टम में, सारा बोझ उसके ऊपर आके पड़ना है। बिल्कुल ठीक। गैस में क्या हो रहा है कि हम कोई $15 की तो गैस ले रहे हैं मुल्क के बाहर से। जो बड़े मगरमच्छ हैं, जिनमें फर्टिलाइजर कंपनीज वगैरह हैं, उनको हम ये गैस मुफ्त दे देते हैं, तकरीबन मुफ्त मिल जाती। अब आप $15 की गैस ले रहे हैं और डोमेस्टिक सार्फिन को $2-3 की बेच रहे हैं, तो ये दुकान तो नहीं चल सकती। बिल्कुल ठीक। अगर आप इतना महंगा माल लेते चले जाएंगे, सस्ता बेचते चले जाएंगे, तो यहाँ पे एक तो बड़े मगरमच्छ और छोटे मगरमच्छ जो मिले हुए हैं, उनको जब तक दूर नहीं किया जाएगा। अब वो एक प्रपोजल आ रही थी कि हम सर्विंग ब्रिगेडियर बिठाएंगे, हर डिस्को के ऊपर एक सर्विंग ब्रिगेडियर बैठेगा। देखिए, वो अगर बैठ जाएगा तो वो बीमारी की अलामत को दबा लेगा। बीमारी का इलाज नहीं है। बीमारी का इलाज एक ही है, उसको प्राइवेटाइज करें, इसको हुकूमत से बाहर निकालें। बिल्कुल ठीक है। और आज गैस की जो प्राइसेस बढ़ गई हैं आईएमएफ के कहने पे, एहतिशाम साहब, क्या ये आईएमएफ का मैंडेट है कि वो गैस की प्राइसेस बढ़ाने का हुक्म दें? डबल हो गई हैं। देखिए सलमा, वो कभी भी इस तरह नहीं कहते कि गैस की प्राइसेस बढ़ाएं, बिजली की प्राइसेस बढ़ाएं। वो कहते हैं कि जी ये 2 बड़ी कंपनियां हैं, सुई नदरन, इनके जो लॉसेज हैं वो आप कैसे पूरा करेंगे? वो फिर आपको बताएंगे जी आपकी रिकवरी कितनी है, लॉसेस कितनी है, चोरी कितनी है, वो फिर आप बताएंगे ये है। तो वो कहते हैं जी ये कैसे पूरा करेंगे? फिर वो कहते हैं हमें नहीं पता कैसे करना, आप बताएं कि इसको वायबल कैसे बना के नेक्स्ट मीटिंग 3 महीने बाद जो नया रिव्यू होगा उसमें आप बताएंगे। वो बड़ा वाजे तौर पे कहते हैं कि इसका हल ढूंढें। हल उसका यही है कि इसको आप इकोनॉमिकली कैसे वायबल बनाएंगे। एक तरीका प्राइवेटाइज करें उसको, दूसरा तरीका इसका बड़ा वाजे तौर पे कि अगर इसको आप अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं तो फिर आप सख्ती करें जहाँ पे। लेकिन मैं देख रहा था जी, वो राशिद लगनियाल साहब बड़ी अच्छे बंदे में पहली दफा मिला, बड़े डॉक्टर साहब फ्रैंक एडमिशन किया उन्हें कि देखें जी ये तो चोरी बिजली की, गैस की, ये शायद रुकने का नाम नहीं ले सकती। और ये जो भी आप बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो बिल पे करते हैं, रेगुलेट पे करते हैं, उनकी कॉस्ट पे करते हैं कि जो लोग ये काम नहीं करते। मतलब आपने फिगर दिया 675 रुपए की चोरी या इन्फ्लेटेड बिल, वो कहते हैं 100 अरब पंजाब में ये लोगों से इन्फ्लेटेड बिलों की मद में वसूल किया जाता है। चलिए आपने वसूल कर लिया,
एक वन ऑफ किस्म की चीज हो ना सलमा, कि आपने कहा कि जी एक दफा खसारा पूरा कर ले, अगले दफा ठीक कर ले, ये मुसलसल वो कहते हैं बढ़ता चला जा रहा है। ठीक। और वो बिजली का जो खसारा बता रहे थे वो एवरेज 950 अरब रुपए का, वो एवरेज हर साल का खसारा सही। है। तभी वो कहते हैं कि ये तकरीबन 2.25 ट्रिलियन पीस का हमारा ओवरऑल ये खसारा हो गया बिजली का, और गैस का भी 2.25 ट्रिलियन का हो चुका है। तो उसकी कहते हैं कि जी इसकी वजह यही है कि इसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे। एक और वो कह रहे थे कि जितने हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अच्छे हैं, ठीक। कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग टैक्स भी देते हैं, लेकिन बुरी बात यह है कि नए किसी प्लेयर को आने नहीं देते। कोई नया बंदा इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसको लगाने नहीं देते। बिल्कुल इनके बंदे सख्तों को भी बैठे हैं। और वो कहते हैं बकायदा जितने अदारे हैं ना, हुकूमती अदारे जो आके आपको इजाजत देते हैं कि आपने इंडस्ट्री लगानी है, वो आके कहते हैं हम आपके बकायदा हिस्सेदार है, ठीक। कारोबार के हिस्सेदार है, आप बताएं आप हमने मंथली में कितना देंगे। लगाने ब्यूरोक्रेट्स नहीं देते, हर किस्म की ऑब्स्टिकल वो खड़ी करते हैं। डॉक्टर साहब ब्यूरोक्रेट्स इंडस्ट्रियलिस्ट के बिहार पे सारा काम एक करते हैं, मैक्सिस है इसलिए ना कि पूरे उनको जो पैसा मिलके काम मिलता करते है। हैं। अच्छा, वक्त क्योंकि कम है तो मैं चाहती हूँ अनवर साहब दहशतगर्दी के मामले में थोड़ी सी बात कर ली जाए। पेशावर में स्कूल में एक जगह पे धमाका हुआ स्कूल के करीब, जहाँ पे 7 लोग जख्मी हुए हैं। कुछ दिन पहले दासू में ऐसा वाकया पेश आया है, और बेशुमार ऐसे वाकयात हो रहे हैं जब से हमने अनाउंस किया है कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वालों को वापस जाना होगा। आपके ख्याल में वजह क्या है, ये वाकयात बढ़ते क्यों जा रहे हैं? मल्टीपल रीजंस है। पहली बुनियादी वजह यह है कि अफगानियों को जो आप वापस भेज रहे हैं तो उसमें आपका जो हमसाया मुल्क है, जो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो इसमें इन्वॉल्व है और चाहता है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। और इसका दूसरा रीज़न क्या है कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है और कुछ चाहते ये हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात जब बढ़ेंगे तो उसको बुनियाद बनाकर आम इंतखाबात को किसी एक सर्टेन पीरियड के लिए मुलतवी करवाया जा सके। दूसरी वजह यह है। और तीसरी वजह यह है कि पाकिस्तान जो गैर मुल्की कुव्वतें हैं वो चाहती हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत ना हो। जब दहशतगर्दी होगी, गैर मुस्तहकम हालात बढ़ते चले जाएंगे तो पाकिस्तान स्टेबल नहीं होगा। इस वजह से ये सारे मल्टीपल जो रीजन है ना वो मिलाकर एक बात बनती है। इसको अगर आप क्लब कीजिए कि पाकिस्तान को हमने माशी तौर पर, सियासी तौर पर डिस्टेबलाइज रहने देना है ताकि पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा ना हो सके। बिल्कुल एक ठीक। जुमला ऐड में कर दूं, वो कहते हैं कि ट्रांसनेशनल ये मिलिटेंसी है पाकिस्तान का, क्योंकि बॉर्डर चाइना के साथ भी है, वहां से इतना कुछ नहीं होता। अफगानिस्तान, इंडिया और आपका ईरान, यहाँ से सब कुछ हो रहा होता है, और जिस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं कितना मुश्किल काम है। ठीक है जुल्फकार साहब, क्या दासू में या जिस तरह पेशावर में वाकया पेश आया है, इंतखाबी अमल को सबूताज करने के लिए भी दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा किया जा रहा है? देखिए, दहशतगर्दी का जन एक दफा फिर बेकाबू है, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक अरसे से हम इसमें सफर कर रहे हैं। फ्रंट स्टेट के तौर पे हमने इस पे फ्रंटलाइन स्टेट के तौर पे दहशतगर्दी का मुकाबला किया, पूरी दुनिया के अमन की एक जंग पाकिस्तान के अंदर लड़ी, और उसके नतीजे में हमने जो कास्ट पे की वो बहुत ज्यादा है। हमारी मईशत तबाह बर्बाद हुई, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, हजारों की तादाद में हमारे लोग शहीद हुए। अभी दिसंबर चल रहा है, 16 दिसंबर का वाकया आप सबको याद है, APS का। आज फिर पेशावर में उसी दिसंबर में, और उसी 16 दिसंबर से कुछ दिन पहले आज फिर एक वाकया हुआ, और स्कूल के हफ्ते वाले दिन चलास में हुआ, 9 लोगों को गाड़ी से उतार के मारा गया। ये बड़ी बदकिस्मती है कि आज सऊदी अरब जैसा कंट्री, उसकी एडवाइजरी में देख रहा था कि उन्होंने 25 ममालिक में पाकिस्तान को भी शामिल किया है कि हमारे शहरी उधर भी, लेकिन वो तो सेहत के मसाइल की वजह से है जुल्फकार साहब, उसका अमन और अमान से ताल्लुक नहीं है। देखें, हो सकता है सेहत के मसाइल की वजह से, लेकिन मैं ओवरऑल देख रहा था। मैं समझता हूँ कि हमारे जो दहशतगर्दी का जो मामला है शामिल है, इस पे ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। इसके रूट कॉज में जाने की जरूरत है, और इंडिया पाकिस्तान की जो अंदरूनी सूरत हाल से भरपूर फायदा उठा रहा है। हमें बॉर्डर्स के ऊपर नजर रखने के साथ साथ अपने अंदरूनी जो मामला है उस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। ये बिल्कुल अनवर रजा ने सही कहा कि ये अगर चीजें आगे बढ़ती हैं तो इलेक्शन के इनेकाद के ऊपर सवालिया निशान जरूर आएगा, और दुश्मन इस सिचुएशन से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल ठीक है, तो हमने कोशिश ये करनी है कि दुश्मन सूरत हाल का फायदा सके और किसी भी तरह मुल्क के अमन अमान को बरकरार रखने में हर शहरी अपना भरपूर किरदार अदा करे। पब्लिक ओपिनियन का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए।